एवरीवन। आज हमारे साथ हैं रीना कपूर, जिन्होंने सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर, धार्मिक मुद्दे पर कई किताबें लिखी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी किताबों के बारे में, उनकी किताबों में जो उन्होंने किरदारों को लिखा है उनके बारे में बात करेंगे। उन्हें लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली इस बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है रीना कपूर मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। स्वागत है आपका बुक नर्ड्स पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। आपने भी ये मौका मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने अपने किताबों में हमेशा नारी को प्रमुख रखा है, मतलब नारी का स्वर जो है हमेशा मुखर रहा है। आपने किताबें जो लिखी है स्त्री विमर्श पर लिखी है, तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो आप किस तरह से नारी को देखती हैं और अपनी किताबों में आपने वो किरदार किस तरह से गढ़े हैं? नारी अपने आप में एक ऐसी सोच है जहां प्रकृति निर्माण से लेकर आज तक प्रतिदिन एक नई सोच, एक नया रूप संसार में रचित होता रहता है। प्रतिदिन नारी नारी पुरुष को जन्म देती है, नारी नारी को भी जन्म देती है और पुरुष को भी जन्म देती है, परंतु वो पुरुष के पुरुषत्व की ललकार के समक्ष उसका हृदय तार तार हो जाता है। ये संवेदनाएं हमें कई बार नारी के चरित्र के समीप ले जाती है। ऐसा सिर्फ नारी के साथ ही क्यों है? आज से नहीं, युग निर्माण से लेके आज दिन तक अगर हम चलें तो आपको नारी ने हमेशा पुरुष से संघर्ष किया है। जब जब उसको पुरुष के पुरुषत्व ने ललकारा है, नारी ने उसका जवाब दिया है। आप चाहें तो आप सीता को देख लीजिए, आप चाहें तो गौतम ऋषि नारी को देख लीजिए। उसके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आके परीक्षा ली, पर उसका सत्यत्व इतना उज्जवल था कि उसने अपने सत्यत्व के बल पर उनसे ये कह दिया कि तुम जिस रूप में मेरे समक्ष आए हो, मुझे ठगने आए हो, मैं तुम्हें अपने सत्यत्व के आगे रुकने नहीं दूंगी। उसके बाद आप देख लीजिए कि जैसे जैसे युग, आप पार्वती को देखिए, आप कौन सा युग में, आप किस त्रेता युग, द्वापर युग, आज का युग, कल युग, आप ये देखिए नारी रोज संघर्ष कर रही है पुरुष के सामने। 14 साल का बच्चे से लेकर के 70 साल का युवक वो नारी को किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष पैदा होते ही पुरुष को इतना ज्यादा अधिकार दे दिया जाता है कि बेटा है वो, पुरुष है वो, उसका पुरुषत्व तो नहीं कहीं हारना चाहिए समाज के अंदर। इसलिए मैंने नारी की वेदना को देखा कि नारी को किसी ने भी आज दिन तक छोड़ा नहीं, पर एक नारी ऐसी है कि जो हर एक से अपने चरित्र के द्वारा, अपनी शक्ति सामर्थ्य से, अपने समर्पण से, अपनी संवेदनाओं से पूरे समाज को बदलने की समाज का सामना करती है। नारी के बराबर इस संसार में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो कि किसी का घर हो, किसी का समाज हो, किसी का परिवार हो, किसी का कुटुंब हो, कोई राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई सामाजिक व्यवस्था हो, कहीं हो, आप देखिए नारी कहीं नहीं हारती। उसमें वो शक्ति और वो सामर्थ्य है। फिर उसके साथ पुरुष अन्याय क्यों करता है? हमारा समाज नारी को इतना हीन क्यों समझता है? तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जैसे आज बहुत सारे नारीवादी आंदोलन चल रहे हैं, फेमिनिज्म की बात हो रही है, मैं फेमिनिस्ट हूँ, इस तरह की बातें हो रही है, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? मतलब आज के जो नारीवादी आंदोलन है, मतलब जिस तरीके से नारी के चरित्र को हमारे सामने लेकर आया जा रहा है कि वो अपने मनचाहे कपड़े पहने या जो भी करे, तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, इस विषय में मेरी 2 बातें हैं। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपने जैसे कि वेशभूषा की बात करी, तो अभी हमारे बहुत बड़े
पंडित हैं, पंडित उनका मैं लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वेशभूषा नारी का आभूषण होती है, लज्जा का आभूषण है उसका। तो वो ये कह रहे थे कि हम एक नारी को वस्त्रों का जो चयन है समय और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने हमें किस तरीके से रहना है, हम अपने मित्रों में जा रहे हैं, हम उसके समय हमें कौन सी वेशभूषा पहननी है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि जीन्स जो है वो पुरुष ही पहनेंगे और स्त्री नहीं पहनेंगी? पहनेंगी, क्यों नहीं पहनेंगी, पर वो समय की नजाकत भी होती है। आप पहनिए, सब कुछ पहनिए, नारी को सारे अधिकार, पर हमारा समाज, हमारे संस्कार, समय की नाजुकता, समय क्या मांग रहा है, त्योहार पे हमें क्या पहनना है, हम किसी समारोह में जा रहे हैं तो हमें क्या पहनना है, तो उसके लिए हमारे भारतीय नारी के लिए एक इनडायरेक्ट या कुछ छुपे हुए आदेश हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। उसी में नारी की लज्जा है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की है कि जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलके पढ़ रहे हैं। वो जमाना था जब नारी शिक्षा अलग होती थी, पुरुष अलग पढ़ते थे, पर आज स्त्री पुरुष से कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो उसको सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मैं इसके विरुद्ध नहीं। मैम, मेरा अगला सवाल है, सुनी कोख में जो कल्याणी का किरदार है, एक माँ का किरदार है, जो जिसके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, बट फिर भी जब जीवन के अंतिम समय में जब उसे अपने संतान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय उसका कोई भी संतान उसके साथ नहीं होता। तो मैंने इस पुस्तक के अंदर, मेरा कहने का मतलब था कि एक माँ ने 3 बेटे पैदा किए, एक मिलिट्री में चला गया, दूसरा डॉक्टर हो गया, तीसरा राजनीति में चला गया। माँ की कोख, जब उसका पति था, जब तक तो वो बहुत निश्चिंत थी, उस माँ की कोख उन तीनों बच्चों को पैदा करने के बाद भी सुनी है। एक तो देश के लिए बलिदान हो गया, दूसरा डॉक्टर हो गया तो उसने डॉक्टर से शादी करके वो अपनी जीवन में मस्त हो गया, तीसरा राजनीति में चला गया। अब माँ कहाँ जाए? 3 बच्चे पैदा करके भी आज उसकी कोख सुनी है, और उसके प्रति जो बच्चा देश के लिए बलिदान हो गया, हमारी सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती। राजनीति में जो चला जाता है वो लड़ता रहता है, राजनीति के अंदर लड़ता रहता है, माँ को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तीसरा बेटा जो है, तीनों बेटों के होते हुए वो माँ यही सोचती है कि जब तक पति तुम थे, जब उनके पति का स्वर्गवास होता है, तो वो यही कहती है कि आज तुम चले तो गए, तुम हमेशा कहते थे मैंने तेरे को 3 बेटे दिए, तेरी कोख कभी सुनी नहीं रहेगी, पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरी कोख सुनी। ये एक अंतर्वेदना है जो हर औरत के दिल में रहती है। जब तक उसका पति होता है वो बहुत सुखी रहती है, उसके बाद में 3 बच्चे उसकी कितनी कदर करते हैं, ये सोचने का विषय। और ये इस किताब का जो सबसे भावुक पन्ना जिसे कहा जाए, जिसको पढ़ के इंसान भावुक हो जाए, वो इस किताब का सबसे भावुक पन्ना मैं मानती हूँ, जब वो कहती है कि समाज ने हमेशा मेरे बच्चे को सराहा, लेकिन उस सराहना का सुख मुझे कभी नहीं मिला। कुछ नहीं, वही मैं आपसे कहने, इस सराहना के पीछे सिर्फ पूरी बातें ही तो होती हैं। आप एक मिलिट्री में चला गया बच्चा और वो उसने अपना शरीर देश के नाम दे दिया, आप इसकी सिर्फ एक मूर्ति लगा करके उसके आपके संतुष्ट कर देते हैं। साल में एक बार कोई जाता है, उस मूर्ति को साफ करके आ जाता है। रोज उसका कौन माल्यार्पण करता है? कोई नहीं करता। उसका बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो आज भी भीख मांगते हैं कि आप हमें रोजगार दीजिए। ये कुछ दुखती नस है हमारी समाज की, जहां वो औरत अकेली लड़ती है समाज के अंदर। इसके लिए कोई कानून नहीं बनता, कानून कागजों में बन के रह जाते हैं, हमें वही ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैम, आई जस्ट हैव टू से, मेरी आंखें बहुत बड़ी खुल गई थी जब मैंने आपकी ये बुक्स पढ़ी, क्योंकि हम बहुत बार इन बातों के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी में कैसे विमेन को ट्रीट किया जाता है,
बट हम कभी कभार ये भूल जाते हैं कि फैमिली में भी कैसे ट्रीट करते हैं उन्हीं वुमेन को, और उनका कितना डिफरेंट होता है वो ट्रीटमेंट लड़कों से। तो फिर ये दो बुक्स में, समर्पण में और साची पाती में, आपने ये चीज बताई है। आप मेरे को ये बताइए, आपको इंस्पिरेशंस कहाँ से मिली? क्या आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेते हैं इसमें? हाँ, एक रियलिस्टिक चीजें भी देखने में आती है अपने आसपास के वातावरण के अंदर। सांची पाती में देखिए, लड़की पैदा करके तो माँ बाप ये सोचते हैं ठीक है, मैं इसे पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, पैसा इकट्ठा करके विवाह कर दूंगा, अच्छा उचित वर देख के। पर जब बेटा पैदा होता है तो माँ बड़ी खुश होती है, पर उसकी आंखें गोदी में लेटे उस बेटे की तरफ होती हैं कि तू ही मेरे परिवार का संरक्षक है। उसकी आशाएं उस बेटे से बहुत ज्यादा होती हैं, और वही बेटा अपनी माँ को कुछ बनने के लिए जी जान से प्रयत्न करता है कि जो मेरे परिवार की लज्जा है वो बनी रहे, परिवार का नाम बना रहे। तो उसके लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसको अपने यौवन को गिरवी रखना, को अलग रखना पड़ता है अपने से अलग, उसको अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है। नहीं, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है, पर इसके साथ साथ मुझे अपनी जीवन संगनी भी ऐसी लानी है जो कि मेरी परिस्थितियों को समझ सके। ये इस सांची पाती के अंदर एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी को, भावी पत्नी जो है, उसको पहले से ये बताता है कि देखो मेरा जीवन इस तरीके से बीता है और मेरी तुम्हारे से ये आशाएं हैं। मैं एक स्कूल का बेटा हूं, मुझे स्कूल की लाज रखनी है। मैंने कितना संघर्ष किया इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। लड़का पैदा करना तो आसान होता है, पर उसको कुछ बनाना उतना ही मुश्किल काम है। जिस वातावरण में कुटुंब आज पिछले 50 वर्ष से चलता चला आया, उसकी साख को जिंदा रखना आने वाले पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है। ये मैंने सांची पाती में कहा कि एक सच्चा पत्र है जो कि एक लड़का अपना हृदय खोल के अपनी भावी पत्नी के सामने रखता है। बेटा जो होता है वो परिवार की लाज होता है, कुटुंब की लाज होता है। तो बच्चे, लड़के से माँ की कितनी आशाएं होती हैं, आप सोचिए। मैम, आपने इतनी बार महाभारत का मेंशन किया है अपनी बुक्स में, और बहुत सारी दूसरी हिंदू माइथोलॉजी का भी। क्या उन्हीं के मारे आपको लिखने का मन किया था सबसे पहले? क्या आप उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं? नहीं, ये सब बुक्स तो मैंने, धार्मिक बुक्स तो मैंने काफी कुछ पढ़ी हुई हैं, जैसे रामायण है, शिव पुराण है, इन सब की मैंने ये है, इनकी बड़ी अच्छी तरीके से मैंने इसकी वो पढ़ी, स्टडी करी बैठ करके। तो मैं यहाँ तक पहुंची कि ये हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। नारी हमेशा यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह रही है, चाहे द्रौपदी हो चाहे सीता हो। द्रौपदी के जरा से कथन को लेके जो उसने कौरवों को ललकारा था, उसको इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ी थी कि उसका चीरहरण हो गया था। क्यों? उसने न्याय की ही तो मांग करी थी सारे कौरवों ने, और वही महाभारत का कारण बनी। कृष्ण ने एक बार कहा था द्रौपदी से, जब द्रौपदी रो रही थी तो उससे कहा था, द्रौपदी तुम आज क्यों विलाप कर रही हो इस इतने बड़े संघर्ष के बाद? तुमने अगर बोलने से पहले अगर कुछ सोचा होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने अगर सिर्फ अर्जुन के गले में वरमाला नहीं डाली होती और तुमने कर्ण का अनादर नहीं किया होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना। तो सिर्फ द्रौपदी को ही हमने जिम्मेदार बना दिया। तो मैं हर बार यही सोचती हूँ कि नारी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह क्यों है। मतलब समाज, समय बदलने के बाद भी हम इतने आधुनिक हो चुके हैं, इतना समय बदल चुका है, हम अपने आप को आधुनिक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी स्त्री की जो दशा है वो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। कोई भी गलती है, बस आप बोल सकती हैं कि अत्याचारों का स्वरूप बदल गया है, लेकिन प्रश्न चिन्ह वही है स्त्री पे जो हमेशा लगता आया है। अत्याचारों का स्वरूप तो बदल गया है, पर हम भी पाश्चात्य सभ्यता के बहुत करीब चलते चले जा रहे हैं। अगर मेरा एक जो नॉवल है जिसमें मैंने लिखा है मेरा क्या कसूर है, हाँ। मेरा क्या कसूर में जो
आज की तारीख में विवाह से पूर्व जो रिलेशनशिप है उसका दुष्परिणाम मैंने वर्णन किया है। तो ये हमारे भारतीय संस्कारों की जनक नहीं है ये चीजें। विवाह से पूर्व हमारे यहाँ ये सब चीजें औचित्य नहीं थी हमारे लिए, ये हमारा सुख का औचित्य नहीं थी कभी भी। ये जो हम पाश्चात्य सभ्यता के करीब जाते जा रहे हैं, निकट जाते जा रहे हैं, उसके कारण आज हमें ये इन अत्याचारों का मुंह देखना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि पाश्चात्य सभ्यता अपने आप में बहुत अच्छी है, परंतु हमें उसकी अच्छी चीजें अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे विवाह संस्कार में गठबंधन, अग्नि के समक्ष हमारी प्रतिज्ञाएं, वो सब धूमिल हो जाती है। और यही सब कारण जो होता है, मेरा जो नॉवल है न तुम जीते न मैं हारी, जहां पे मैंने तलाक की समस्या को उठाया है, उसके पीछे यही सब कारण है। जहां आजकल की लड़कियां लड़कों के साथ शिक्षा प्राप्त करती हैं और समाज के अंदर ही माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, वो बराबरी का वातावरण देखती हैं, तो वो ससुराल में भी जाकर के उसी वातावरण की आशा करती हैं जिस सुख को उन्होंने अपने परिवार में भोगा है, वो उतनी ही महत्ता चाहती है वहां पर। वो ये भूल जाती है कि हमारे हिंदू संस्कारों के अंदर हमारे लिए कुछ समर्पण भी लिखा है, परिवार की सेवा भी लिखी है। दूसरी तरफ माँ बाप पैसा देख करके बेटी का विवाह कर देते, पर उसका जो दुष्परिणाम है वो उस कन्या को ही भोगना पड़ता है जो शादी होके जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो वर उन्होंने चुना है उस लड़की के लिए वो गलत है, या वो गलत है कि लड़की ने स्वयं अपने लिए जो वर चुना है वो गलत है। गलत हमारी सोच है। बहुत सही बात कही आपने। हमारी मैम सोच आपने गलत बहुत होती है। सारी अपनी बुक में ऐसे ही करके ट्रेडिशंस पे और सोशल कस्टम्स जो होते हैं हमारी फैमिली में, जो ऑर्थोडॉक्स सोशल कस्टम्स होते हैं, उनके बारे में बात करी है कि कैसे हमें उनसे मूव होना चाहिए और नई अप्रोच अपनानी चाहिए, सोसाइटी के साथ चेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही करके क्या आपके कुछ ट्रेडिशंस है या कस्टम्स है जो आप अभी भी बिलीव करती हैं कि यूथ को पता होना चाहिए और उनको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए? हाँ, हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि अगर हम उन कस्टम्स को नजरअंदाज करेंगे तो हमारे घर के अंदर हमेशा कलेश का वातावरण रहेगा। नारी के जो कर्तव्य हैं वो तो उसे करने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि अति हो जाए, दोनों कमा के आ रहे हैं शाम के समय, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए। समय की पुकार यही है। पर जो बूढ़े माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनकी भी वही आशाएं हैं उस लड़की से कि आज बहू घर में आ गई है तो हमें थोड़ा सुख मिलेगा। तो उस चीज को अगर हम नकारते हैं तो हम ही दुख पाते हैं और यही कलेश का कारण हो जाता है। हमारे संस्कारों में लिखा है कि जब लड़की ससुराल चली जाती है तो माँ बाप का उसके अंदर उनके पारिवारिक जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दखल जो है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था को छेद कर देगा, नष्ट कर देगा। पर आजकल देखने में आता है कि माँ बाप लड़कियों के विवाह के बाद भी हर बात के अंदर उनका इंटरफेरेंस रहता है। वो उस लड़की के परिवार को और उसके जीवन को दुश्मय कर देता है। पहले नहीं होता था इस तरीके का। और इसके पीछे यह है कि आज की तारीख में लड़कियां अपने आप को पुरुष के बराबर समकक्ष मानती हैं। वो अपने आप को क्योंकि वो जितना पैसा पुरुष कमाता है उतना ही वो कमाती है। तो आर्थिक आधार हमारे परिवार में असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? हमारे समय में जब एक ही आदमी कमाता था तो हम भी तो उसके अंदर सुख से रहते थे नहीं। पर आज इतने कष्ट क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमारी आशाएं बढ़ गई। लड़की कहती है मैं भी कमा के लाती हूँ, शाम को मैं भी थक के आती हूँ, मेरा पति भी थक के आता है, तो मेरे से इतनी आशाएं क्यों? ये अंतर विरोध का कारण बन जाता है। दूसरा, माँ बाप भी, सास ससुर भी उसी तरीके का व्यवहार करते हैं जो कि पीढ़ियों से चलता चला आया है।
वो अपने आप को बदलने की चेष्टा नहीं करते, उन्हें अपने आप को बदलना चाहिए समय के साथ साथ। तो जहाँ पे विचारों का अंतर विरोध होता है वहां पे ये सब समस्याएं खड़ी। मैम मेरा सवाल यह है आपसे, जैसे आपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन सारे मुद्दों पर लिखा है, तो जब एक लेखक लिखता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो जो लिख रहा है वो सही है या नहीं, या उसका किस तरह से लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लेखक जब लिखता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखता है। तो आपको लगता है जब आप लिखती हैं इन मुद्दों पर तो कितनी मतलब कितना दबाव होता है आप पे कि आप क्या लिख रही हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लेखक अगर इस चीज से डरने लग जाएगा ना कि सच को तो लेखक ही सामने लाता है, समाज में परिवर्तन कौन लाता है? लेखक ही लाता है। अगर हम इस बात से डरेंगे और सत्य को उजागर नहीं करेंगे तो आज की युवा पीढ़ी को पथ प्रदर्शन कैसे मिलेगा? आप मुझे बताइए ना। आज हमारे माँ बाप हो या आप हमारे माता पिता हो, हमारे सास ससुर हो, अगर वो स्पष्ट कोई बात हमें नहीं बताएंगे तो हमें किसी भी बात की कमी कैसे नजर आएगी? तो लेखक इस चीज से नहीं डरता है। जो समाज में हो रहा है वो सामने है। जो राजनीतिक लोग हैं वो भी तो इसी समाज के बंदे हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ राजनीति के कारण उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तविकता जो है वो यही है। आप बताइए, आज की तारीख में रेप जैसे कांड रोज हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित मान रही। एक 14 साल का लड़का, नाबालिग तो कर दिया जाता है बच्चा, ये नाबालिग है, पर वो ये जानता है कि रेप क्या होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा न्यायालय क्यों खामोश है इस बात पे? हम उसको क्यों बालिग नहीं मानते? जो इतना बड़ा कांड कर सकता है तो इसका मतलब वो सब कुछ समझता है, और फिर हम उसे नाबालिग करके छोड़ दें? हम उसको वोट देने का अधिकार 17 साल के बच्चे को तो दे देते हैं। तो हमारा संविधान खामोश क्यों है इन सब चीजों से? उसका असर आज की महिला वर्ग पे, हमारी लड़कियों पे पड़ रहा है कि स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर पा रही है। रात होने से पूर्व माँ बाप को चिंता रहती है कि मेरी बेटी घर आई कि नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नारी असुरक्षित है, आज भी असुरक्षित है। इसके पीछे शिक्षा का अभाव, समझ का अभाव है, और उसको पता है कि मैं न्यायालय के द्वारा छोड़ दिया जाऊंगा। बिल्कुल। इसमें कानून को सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समाज चलता रहेगा। मैम आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, ये तो सिर्फ 5 हैं, लाइक ये आपने लिखी है उससे। नहीं, मैंने 8 बुक्स लिखी हैं। अभी मैंने एक लिखी थी, आज का भारत, धर्म, समाज और राजनीति। हाँ, वो मेरी सबसे पहली किताब, सबसे पहली। आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, और ये इतनी सारी टाइप की बुक्स हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बात करती हैं, कुछ फैमिली के बारे में बात करती हैं, कुछ सोसाइटी के ऊपर बात करती हैं। आपका इस सब में रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? आप ढूंढते कैसे हैं स्टोरीज की, क्या लिखना है, क्या आप मेंशन करेंगे? ये जो मैंने वेदना बुक लिखी है ना, तो ये मेरा जीवन मैंने संचालित किया इतने वर्ष, 40-50 वर्षों में, जो लोग, जो परिवार, जो महिलाएं मुझे मिली, ये उनकी वास्तविक कहानियां हैं। इनको मैंने बहुत करीब से देखा, उन औरतों की पीड़ाओं को सुना मैंने, और मेरा इतना हृदय द्रवित हो जाता था कि ये औरत कैसे जिंदा है। एक मैंने एक कहानी लिखी जिसमें कि एक विक्षिप्त नारी है, उसको मैंने बहुत करीब से देखा, और उस विक्षिप्त नारी को भी हमारा समाज छोड़ता नहीं है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो मैं उस सीन को आज भी नहीं भूलती हूँ कि जो औरत अपने ही होश में नहीं है, वो पुरुष जिसने उसके साथ ये कुकर्म किया, हमारा समाज कहाँ था उस समय? हमारी दंड व्यवस्था कहाँ थी उस समय? उस विक्षिप्त नारी को भी हमारा समाज नहीं छोड़ता। इन चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा। ये छोटी छोटी आपके यहाँ घर में काम करने वाली जो बाइयां आती हैं, जो अपना पेट का पालती हैं, कभी आपने उनका दर्द सुना है?
कोई भी औरत घर से बाहर जब निकलती है काम करने के लिए तो उसकी कुछ ना कुछ वेदना होती है, कुछ उसकी पुकार होती है। इसलिए नहीं तो कोई भी किसी के झूठे बर्तन नहीं मांजती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। एक किसी ने कहा है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल। यही तो एक औरत की कहानी है। इस वेदना के अंदर मैंने 18 परिवारों का वर्णन किया है। 18 औरतें हैं जिनकी अपनी अपनी वेदना है। जब कभी मैं उनके मुंह से कोई बात सुनती थी तो मैं सोचती थी, वाह नारी, तू तो क्या कहूं मैं तेरे से, तेरा हृदय तो समर्पण से तो भरा हुआ है, पर बुद्धि तेरी किस कहाँ खो जाती है जब तेरे साथ ये सब कुकर्म होते हैं। वो उसकी शक्ति है, वो दुर्गा हो सकती है तो वो काली भी हो जाती है। ये नारी के विभिन्न रूप इस वेदना के अंदर है। मैम उसी तरीके से आपका राइटिंग प्रोसेस क्या रहता है? आपने पैंडेमिक में भी कैसे कैसे लिखा और आपका डेली रूटीन चेंज हुआ क्या? नहीं, अब मेरा कोई डेली रूटीन चेंज नहीं हुआ। मैं 2 घंटे डेली अपने उस पे अपने लेखन पे कार्य करती हूँ, या मैं कुछ पढ़ती हूँ फिर बैठ के, क्योंकि मेरे घर का जो वातावरण है वो इस तरीके का है कि मेरे हस्बैंड भी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। वो अपने इंजीनियरिंग की बुक्स लिखते हैं, तो मैं भी उनसे उनमें ये प्रेरणा उन्होंने मुझे ही दी। शुरू में तो मैं कविताएं लिखा करती थी, फिर मैंने लेख लिखे, उसके बाद में मैंने ये कहानियां और ये लिखना शुरू किया, नॉवेल। मैम आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? मतलब आजकल तो मैं अपनी एक नई बुक के ऊपर काम कर रही हूँ, वो तुम्हारे बिना, एक नया नॉवल है मेरा, मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। कंप्लीट हो गया है, पब्लिश होने जा रहा है। उसके क्या ऊपर आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? जी मैंने कहा क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, उस नॉवल के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि एक स्त्री जब पुरुष के संपर्क में आती है, किसी भी पुरुष के संपर्क में आती है, तो उस समय उसके दिमाग में कितनी बातें होती है। उसको शिक्षा भी प्राप्त करनी है, पुरुष का आकर्षण भी उसे नहीं छोड़ रहा है, परंतु उसका ये अंदर की सोच कि नहीं मुझे कुछ बनना है, उसके लिए वो जगह जगह जाती है और अपनी शिक्षा को प्राप्त करती है। उसी में एक विदेशी महिला भी है जो कि भारतीय संस्कृति से के पुरुष के भारतीय संस्कृति से आकर्षित होती है। वो एक भारतीय पुरुष के संपर्क में आती है, वो सब कुछ चाहती है जो कि एक विदेशी नारी की सोच होती है, पर वो भारतीय पुरुष उसको ये कहता है कि नहीं, मेरा धर्म कि किसी भी स्त्री को इस तरीके से प्रयोग करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि मैं विवाहित हूं। तो मैंने इसके अंदर तुम्हारे बिना के अंदर मैंने यही कंपैरिजन किया है कि विदेशी महिलाएं भी आज की तारीख में हिंदुस्तानी पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है, वो जीवन यापन करना चाहती उनके साथ। आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी सुरक्षित भारतीय नारी है पूरे विश्व के अंदर, इतने सब कांड होने के बाद भी भारतीय नारी आज बहुत सुरक्षित है। आप वहां जाइए विदेशों के अंदर, इधर विवाह करते हैं उधर तलाक कर लेते हैं। कम से कम इन सब चीजों से हमारा देश जो है अभी बचा हुआ है। हमारे यहाँ आज भी गठबंधन की प्रतिज्ञा चल रही है, विवाह संस्कार को आज भी हम महत्व देते हैं। शिक्षा हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि सारे संस्कार जरूरी है। तो मैंने इस नॉवल के अंदर यही सब बताने का कोशिश की है कि भारतीय नारी जो है वो उसकी सोच कितनी महान है, और भारत का पुरुष भी अगर नारी को अपने पुरुषत्व से धराशायी करता है तो वो अपने प्रतिज्ञा के प्रति भी उतना ही समर्पित है जो उसने गठबंधन के समय दी थी। वो उसके मन में हमेशा ये बात रहती है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसको विवाह करके लेके आया।
इसके जो अधिकार हैं मैं उनका हनन नहीं करूंगा। क्यों? कृष्ण ने रुक्मणी को यही कहा था कि तुम मेरे घर की रानी हो। रुक्मणी ने पूछा था, राधा, राधा मेरे प्यार की निशानी है। तो रुक्मणी को भी उन्होंने उतना ही मान सम्मान दिया जिसकी की उनको आवश्यकता थी। राधा उनका प्यार थी। आज पूरा विश्व राधा कृष्णमय, राधा कृष्ण और कृष्ण राधामय मानता है, पर रुक्मणी को भी वहां पर हमारे धर्मशास्त्र नकारते नहीं है। दूसरी जगह ठीक है, जो लेखक हैं वो ये भी कहते हैं कि ये अन्याय रुक्मणी के साथ क्यों था, ये अन्याय लक्ष्मण की उर्मिला के साथ क्यों था। लक्ष्मण क्यों चले गए थे राम के साथ? उर्मिला के प्रति लक्ष्मण क्यों उदासीन थे? ये प्रश्न भी हमारे धर्म के अंदर उठते हैं। पर लोग हम ये नहीं भूलते हैं कि वो फिर भी महलों में रानी बन के बैठी रही और मान सम्मान के साथ रही। हमारे हर बात के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के। आप उसको किस तरीके से देखते हैं। पर नारी का जो स्वरूप, जो आकर्षण, जो सत्यत्व, जो समर्पण हमारे धर्म शास्त्रों में दिखाया है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैम, आप इतने सारे डेमोग्राफिक्स के लिए लिखते हैं, सारे टाइप के लोग पढ़ते हैं, जो इतनी ज्यादा हिंदी नहीं भी पढ़ते होंगे वो भी पढ़ते हैं, और सारी एज के लोग पढ़ते हैं। तो आप अपनी राइटिंग को उसमें कैसे करके ढालते हैं? आपको बहुत बारीकी से लिखना पड़ता होगा। जी, मैं लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि किसी भी चीज को खोल करके रखने से क्या फायदा। मैं, मेरा सवाल आपसे है ना, आपकी किताब जो है सूनी कोख, उसमें आपने लिखा है कि समाज का मध्यम वर्ग जो सबसे अधिक उपेक्षित होता है, उसका सरकार किस प्रकार लाभ उठाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में चौथा वर्ग सहानुभूति का पात्र तो बन ही जाता है और उसको लालच के बल पर लूट लिया जाता है। इन बस 4 पंक्तियों में ही आपने जो हमारा मध्यम वर्ग है उस पे आपने बहुत काफी बारीकी से आपने एक गंभीर प्रश्न उठाए कि हमेशा जो हमारा मध्यम वर्ग है हमेशा उसे लूटा जाता है और वो हमेशा सहानुभूति का पात्र रहता है। तो आपने एक ही किताब में इतने सारे मुद्दे लिखे हैं, तो आप जो लिखती हैं इन मुद्दों पर, तो आप किस तरीके से इस पे काम करती हैं पहले से? मतलब ये किस तरीके से आप ये कथानक बनाती हैं? कहानी का कथा का जो सारांश होता है, सार जो होता है ना, वो मुझे उस तरफ ले जाता है कि ऐसा मध्यम वर्ग के साथ में क्यों होता है। एक धनिक वर्ग के बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से लाचारित थोड़ी होते हैं। हम मध्यम वर्ग जो है तो समाज में हमेशा उपेक्षित रहा है, उसको हमेशा लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। उनको सब कुछ चाहिए होता है मध्यम वर्ग को, और उसे कुछ नहीं मिलता है। वो समाज में जो वातावरण देखते हैं उसके भी वो भागीदार होना चाहते हैं, परंतु वो उपेक्षित रह जाते हैं। ये सूनी कोख के अंदर है शायद। हाँ, सूनी कोख के अंदर है। मध्यम वर्ग, वो एक बच्चा राजनीतिज्ञ बना, क्यों बना? क्योंकि उसके मन में भी संघर्ष था, उसके मन में संघर्ष था कि हम मध्यम वर्ग के लोग कहाँ जाएं। हमें एक जो रिजर्वेशन जैसी चीज है उसमें हमारे पास बहुत छोटा सा अंश हमारे हाथ में आता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ की मध्यम वर्ग की आमदनी कम होती है, उस कम आमदनी के अंदर वो वर्ग उपेक्षित ही तो रहेगा सदैव। मध्यम वर्ग आज से नहीं, इतिहास से हमेशा समाज के उसका कारण रहा है। जो भी संघर्ष हुए हैं आज दिन तक वो मध्यम वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। मजदूर वर्ग को तो सबकी सहानुभूति मिल जाती है, नीचे के चौथे वर्ग तो सहानुभूति का पात्र हो जाता है। मध्यम वर्ग वो काम नहीं कर सकता जो चौथा वर्ग करता है या उच्च वर्ग करता है, जो कि अपने पैसे के बल पे कर लेता है। हमारे साधन सीमित है और हमें आगे बढ़ना है, तो हमें उपेक्षा के शिकार होंगे। इसके बारे में आज नहीं, आज के राजनीतिज्ञ और आज के नेता लोग इस बारे में प्रश्न उठा रहे हैं बार बार।
ये मध्यम वर्ग की कोई नहीं सुनता है। आपने मतलब आपकी किताबों से लगभग जो हमारे समाज में चल रहा है, आपकी किताबें हमेशा समाज का आईना दिखाती हैं। जो कुछ भी चल रहा होता है वो अगर कोई आपकी किताबें पढ़े तो उन सारी चीजों से अवगत हो सकता है। तो इतनी अच्छी किताबें लिखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि हमें हमारी युवा पीढ़ी आज इन किताबों को पढ़ रही है, अपनी परंपरा, संस्कृति, समाज, जो भी हमारा सामाजिक परिदृश्य है उससे अवगत हो रही है। मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, मैम आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, उनमें से आपके दिल के सबसे करीब कौन सी बुक है, और क्या आप हमें 2-3 पंक्तियां उसमें से सुना नहीं, देंगे? मेरी तो सारी बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हर किताब में मेरा एक संदेश होता है, एक प्रश्न होता है समाज से। मैं सब अपने समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो नारी और पुरुष हैं और युवा वर्ग हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न करती हूँ कि भाई जो आपके साथ हो रहा है उसके लिए आप खड़े होइए। हमारा समय निकल गया, अब युवा पीढ़ी ही आगे आएगी। अगर समाज का परिवर्तन लाना है तो युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो आपको कहीं बता ही सकते हैं कि भाई हमारा संविधान हमारे बारे में क्या सोचता है। ये तो हमें खुद को देखना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी बात ये है। अभी मैंने एक किताब में लिखा था, जो मैंने यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए एक इंग्लिश में बुक लिखी थी, तो मैं बार बार मैं ये कह रही हूँ युवाओं से कि भाई आप लोग आगे आइए ना, आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। आप अगर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी कमियां सरकार को कैसे पता लगेगी। जरूरी नहीं है कि आप आंदोलन करिए। अहिंसा कभी किसी चीज को प्राप्त करने का साधन नहीं होती। बौद्ध ने यही कहा था, गौतम बुद्ध का यही कहना था, अहिंसा किसी भी चीज को प्राप्त करने का साधन नहीं होती है। समझौता, गांधी जी कहते थे समझौता करो, अपनी पुकार को जिंदा रखो। तो मैं भी आज युवा से ये कहती हूँ कि भाई जो भ्रष्टाचार है उसके आप भागीदार मत बनिए। उस भ्रष्टाचार के ऊपर आप आवाज उठाइए, कोई भी सरकार आपकी बात को सुनेगी। हम जो गलत बातों में चले जाते हैं ना कि हम ये करके ये पालेंगे। आप भी एक युवा हैं, आपको कुछ पाने के लिए अगर कोई आपसे ये चाहे कि आप कोई गलत काम करके और कुछ पालें, तो मैं तो उसका समर्थन नहीं करूंगी कभी। तो उस चीज में आप लोगों को, युवा लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमारे युवा ही तो थे जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया कि आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे। हमारे पूर्वज तो बेचारे गुलाम ही रहे, कभी मुगलों के रहे, कभी अंग्रेजों के रहे। क्यों? क्योंकि उनको दबा दिया जाता था। पर प्रजातंत्र की यही तो खासियत है, जहाँ हर आदमी को बोलने का अधिकार। अब गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ये कहा था ना कि अहिंसा किसी भी चीज को प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकती। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि आप अपनी आंदोलन है, आप अपनी बात को आंदोलन के प्रति बताइए। ये तो नहीं है कि आप हिंसा करें। हिंसा से कोई बात पूरी नहीं होती है कभी, या डरने से कोई बात पूरी नहीं होती। आपको अपनी आवाज को जिंदा रखना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। आज रोजगार की समस्या है, आज युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए। आप उसके लिए तरीके से सुझाइए ना सरकार को कि आप हमें इस तरीके से रोजगार दीजिए। कोई भी सरकार अपने युवाओं का अहित नहीं करना चाहती है, खुश रखना चाहती है, प्रसन्न रखना चाहती है उनको, परंतु उनके साधन भी तो होने चाहिए ना। तो युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। राजनीति को बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारी युवा पीढ़ी को सारे मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। ये दल बदल है, तो जिस तरीके से अन्याय हो रहा है आज की तारीख में शिक्षा के अंदर हो रहा है, तो युवा पीढ़ी इस चीज से बड़ी वो है, परेशान है। जिनके पास पैसा नहीं है वो बच्चे कहाँ जाए। और अंत में मैम बस मेरा सवाल आपसे यही है कि जो युवा पीढ़ी आज लिखना चाहती है, जो हमारे युवा लेखक हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज हो सकता है हमारे इस प्लेटफॉर्म के? खुल के लिखिए,
खुल के लिखिए, डरिए मत। लेखक ही तो समाज का निर्माता होता है। प्रेमचंद ने अगर जिम्मेदारी प्रथा का विरोध नहीं किया होता, वो उनकी पिक्चर आई थी ना, प्रेमचंद की गबन थी, कौन सी पिक्चर थी, उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा था कि ये जमींदारी प्रथा जो है वो समाज का किस तरीके से अहित करती है। कोई भी बड़े बड़े लेखक जो थे, उन्होंने हमेशा विरोध करके अपने लेखन के द्वारा समाज को राह दिखाई है। बौद्ध धर्म के अंदर क्या खासियत थी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने अपनी एक बुक लिखी है, उसके अंदर उन्होंने बौद्ध धर्म की खासियतों को बताया कि इसको अपनाने से हिंदू धर्म कितना आगे बढ़ा। अशोक ने वही धर्म माना। तो बौद्ध ने अगर अपनी शिक्षाओं को पाली भाषा के अंदर नहीं लिखा होता तो ये धर्म कहाँ जाता, समझ नहीं पाते, कहाँ जाता है। आज भी शिलालेख हैं उनके। हाँ। तो हमारे यहाँ के जो धर्म, हमारे यहाँ के ग्रंथ और हमारे यहाँ की जो सभ्यता के हमें जो अंश मिले हैं जगह जगह पे, वो हमारे भारत को कहीं से कहीं ले गए। आज भी विदेशी लड़कियां भारत में आके भारत के कथक सीखना, डांस सीखना चाहती हैं, वो इस धर्म को अपनाना चाहती हैं, वो माला जाप करती हैं। आप चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप बनारस चले जाइए, हजारों विदेशी वहां की व्यवस्था से दुखी होकर के, उनके आकर्षण से, उनकी आधुनिकता से परेशान होकर वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। कि इनके पास जो इनके धर्म शास्त्रों में लिखा है वो कहीं नहीं है। मैंने जो अपनी किताब लिखी है उसमें बनारस, इलाहाबाद संगम का वर्णन किया है, तुम्हारे बिना में, खजुराहो, इन सब का मैंने उसमें वर्णन किया है, जो बुक मेरी अब नहीं आ रही है। तो मैंने उसमें धर्म की संगतियों को सबके सामने लाई हूँ मैं उसमें, कि हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका क्या महत्व है। अब मैं अपनी बातचीत को विराम देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है, हमारे पास समय की पाबंदी है। लेकिन आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। आपसे हर बहुत मुद्दे अच्छा पर लगा बात मुझे आप जैसी बच्चियों से बात करके कि आप लोग इन नॉवल को पढ़ती हैं। पढ़िए, रोज नियम बनाइए, कुछ ना कुछ पढ़ना है, बिना पढ़े दिन नहीं बिताना। बहुत शांति मिलती है, मानसिक शांति, और इधर उधर के चीजों से हमारा ध्यान नहीं भटकता है। बिल्कुल। आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।